लेक्चर 11 खतरनाक सवाल। माई सेवेज ड्राइवर चैप्टर 11 खतरनाक सवाल। विक्रम की पूरी बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के मुंह शौक से खुल जाते हैं और लगभग सभी अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या इसका मतलब हमें अब तक ये बच्चा इतनी देर से किडनैपर बनकर डरा रहा था और हम डर भी रहे थे। अगर ये बात गलती से भी मीडिया को पता लग जाती है तो शहर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और अभी तो इस बच्चे ने हमें यहाँ बुलाने के लिए किडनैपर होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की है, तो अगर ये सचमुच का किडनैपर होता तो। इस बात को पूरा सोचे बिना ही सभी के सभी लोग लगभग एक साथ अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं, क्योंकि उनकी इस चीज को इमेजिन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम, जिसने अभी अपनी बात को खत्म ही किया था, वो अब दूसरों के एक्सप्रेशन देखकर मजा उठाने लग गया था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये पता था कि सभी लोग क्या सोच रहे हैं। और उन सब के एक्सप्रेशन को देख विक्रम भी उनकी तरफ अपने दांत दिखाते हुए स्माइल करने लगता है। उसकी इस स्माइल को देखकर वहां खड़े सभी लोगों के मुंह बन जाते हैं। विक्रम अभी उन लोगों का मजाक स्माइल करके उड़ा ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे अपने कदम भी जमीन पर महसूस नहीं होते। पर उसे कुछ देर बाद ये एहसास होता है कि वो किसी की गोद में है और ये कोई औरत है। उसे कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि ये कौन हो सकता है, पर फिर भी वो अपने चेहरे को थोड़ा बाहर निकाल कर ऊपर की तरफ देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसे किसी और ने नहीं, बेबी मतलब रूही की मम्मी ने गले लगाया था। वहीं कुछ देर पहले जैसे ही विक्रम पूरी बात बताना खत्म करता है कि कैसे उसने रूही को उन खतरनाक किडनैपर्स से बचाया, उसे संभाला, उसे शांत किया और उसे उसके मम्मी पापा तक बड़ी ही समझदारी से पहुंचाया, और इन सब का पता लगते ही रजनी जी की आंखों से फिर से आंसू निकल जाते हैं। क्योंकि अगर वो किडनैपर्स उस वक्त रूही को पहचान लेते तो इससे विक्रम की जान को भी खतरा हो जाता, पर उस बात की परवाह किए बिना उसने रूही को कैसे बचाया, उसका साथ किसी भी मुश्किल में नहीं छोड़ा। और इन सब के लिए रजनी जी विक्रम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती थी, और इन्हीं सब इमोशंस के चलते वो अपने सामने खड़े इतने क्यूट और हैंडसम बच्चे को गले लगाए बिना नहीं रह सकी, और इसलिए वो भागकर जल्दी से जाकर विक्रम को गले से लगाकर उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं। और विक्रम को उनकी तरफ देखता हुआ देख रजनी जी झट से विक्रम के गालों पर एक किस कर देती हैं और कहती है, थैंक यू बेटा, तुमने आज हमारी बेबी की जान बचाई। तुम्हें शायद नहीं पता कि बेबी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, वो मेरे और मेरे हस्बैंड की जान है। अचानक से हुए अपने गाल पर इस किस्से विक्रम शर्मा जाता है और अपने लाल हुए चेहरे को दूसरी तरफ कर देता है, और विक्रम की इस हरकत पर रजनी जी हंस देती है और विक्रम को छेड़ने के लिए रजनी जी उसके गाल पर दोबारा किस करते हुए कहती हैं, ओहो मेरा लिटिल सेवियर शर्माता भी है, हा हा हा। रजनी जी के दोबारा किस करने और उनकी बात को सुनकर विक्रम का चेहरा और भी लाल हो जाता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसे महसूस करते हुए वो अपने आसपास देखने लगता है। वहीं विक्रम और रजनी जी के ऐसे गले मिलकर धन्यवाद देने वाले इस प्यारे सीन को देखकर सभी के चेहरों पर स्माइल आ जाती है, पर वहां पे दो लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस तरीके की धन्यवाद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या कह सकते हैं जलन हो रही थी, और ये और कोई नहीं अर्जुन, अरोड़ा और रूही थे। अब बाकी आप लोग खुद समझदार कि ये जलन किस बात की। इसी जलन में दोनों विक्रम को घूरने लगते हैं और रूही अपने मन में सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है मेरे सामने, ये मम्मा मेरे प्रिंस चार्मिंग को किच क्यों कर रही हैं, ये गलत है। और ये गंदा लड़का किस होने के बाद देखो कैसे शर्मा रहा है, ऐसे तो ये तब भी नहीं शर्माया जब मैंने इसे किच किया था। कोई बात नहीं, अभी गंदे लड़के कर ले मजे, तुझे तो मैं बड़ी होकर बताती हूँ। वहीं विक्रम को भी पता चल जाता है कि उसे बेबी और अर्जुन जी घूर रहे हैं। विक्रम को अर्जुन जी का तो पता नहीं, पर बेबी यानी रूही की जलन साफ साफ पता लग रही थी, और ये देखते ही विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तभी उसके मन में कुछ आता है और वो रूही को देखते देखते अचानक से रजनी जी के गालों पर किस कर लेता है। उसको ऐसे किस करते देख रूही का मुंह हैरानी से खुल जाता है, जिसे वो जल्द ही बंद करके दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपने मन में कहती है, बेशर्म। और विक्रम की इस हरकत पर अर्जुन जी का भी मुंह बन जाता है। वहीं रजनी जी को जब यह एहसास होता है विक्रम ने उनके साथ क्या किया है, जिसकी उन्हें विक्रम से बिल्कुल भी यकीन नहीं थी, उनका मुंह भी हैरानी से खुल जाता है, पर तभी उन्हें सुनाई देता है कि विक्रम उनसे बोलता है, बेबी की ब्यूटीफुल मम्मी, आप मुझे ऐसे शुक्रिया मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार कोई इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को कैसे इस तरह मुश्किल में छोड़कर जा सकता है, इसलिए मैंने भी बस अपना हैंडसम होने का फर्ज निभाया था। विक्रम को खुद को सुंदर बोलते सुनकर रूही, जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था, उसका चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वहीं विक्रम की इस क्यूट बात को सुनकर वहीं खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। विक्रम की इस बात को सुनकर रजनी जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, पर विक्रम को और भी छेड़ने के लिए वो विक्रम के गालों पर दोबारा किस करती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें मैं ब्यूटीफुल और मेरी बेटी सुंदर लगती है, तो अच्छा बताओ हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। उद्धरण चिन्ह।
रजनी अरोड़ा के सवाल और उनकी किस से विक्रम फिर से शर्माने लगता है और इस खतरनाक सवाल से, जिसका जवाब देने से विक्रम का शहीद होना तय था, बचने के लिए विक्रम उनकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है और उसको ऐसे नीचे उतरने की कोशिश करता देख रजनी जी और सभी लोग मतलब अर्जुन जी और रूही को छोड़ के सब हंसने लगते हैं। चैप्टर 12 समझदारी भरा क्यूट जवाब। माय सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 12 समझदारी भरा क्यूट जवाब। विक्रम को अपनी गोद से ऐसे शर्माते हुए निकलता देख रजनी जी के मन में उनको एक शरारत सूझती है और वो थोड़ा उदास होने की एक्टिंग करती हुई उसी दुखी मन से कहती है, शायद मैं और मेरी बेटी ज्यादा सुंदर नहीं है जितना तुम बता रहे हो, और यही कारण है कि तुम अब इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे और बचने की कोशिश कर रहे हो। और आखिरी लाइन को बोलते बोलते वो अपने हाथों की पकड़ को ढीली कर देती है और अपना चेहरा और भी उदास बना लेती है। वही अपने ऊपर से अचानक ढीली हुई पकड़ को विक्रम भी महसूस कर लेता है, पर इस बार वो मौका होते हुए भी रजनी जी की गोद से बचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो भी रजनी जी की एक्टिंग में फंस गया था। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अले ये मैं किस महासंकट में फंस गया। अगर मैंने इनके सवाल का जवाब दे दिया तो या तो मेरी फ्यूचर सासू माँ नाराज हो जाएंगी या फिर फ्यूचर वाइफ, और अगर जवाब नहीं दिया तो दोनों एक साथ दुखी हो जाएंगी। ओह, सारी मुसीबत तो हम जैसे बच्चों को ही झेलनी पड़ती है। और ये सोचने के बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। वहीं खड़े सभी लोग इस वक्त विक्रम जो सोचते सोचते क्यूट शक्लें बना रहा था उसको देखकर मजे ले रहे थे, और इस वक्त विक्रम को ऐसी मुसीबत में देख पता नहीं पर अर्जुन जी को बहुत मजा आ रहा था, और इसलिए वो अपने मन में कहते हैं, हाँ अब दो जवाब। अब तक बड़ा एंजॉय किया है ना मेरी बीवी और मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं रोज किस मुसीबत से गुजरता हूँ। वही उस जगह था कोई ऐसा भी जिसे इस सिचुएशन में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, और वो और कोई नहीं रूही थी जिसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि विक्रम क्या जवाब देगा। तभी विक्रम कुछ सोचने बाद एक स्माइल करता है, जैसे कि उसे इस महासंकट से सेफली निकलने का सही और सेफ रास्ता मिल गया हो। विक्रम को ऐसे स्माइल करता देख रजनी जी भी उसे स्माइल देती है और उसे छेड़ने के लिए दोबारा उससे कहती है, ओहो, लगता है हमारे लिटिल सेवियर ने जवाब सोच लिया है। जिस पर विक्रम अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। विक्रम के हाँ में सर हिलाते ही रजनी जी थोड़े इंटरेस्ट के साथ पूछती है, अच्छा तो तुमने जवाब सोच लिया है, चलो जल्दी से बताओ, मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। वही विक्रम के हाँ करते ही कि उसने जवाब सोच लिया है, बेचारी रूही की तो धड़कनें तेज हो जाती है। रजनी जी की बात को सुनकर विक्रम अपना सर एक और बार हाँ में हिलाता है और चेहरे पर एक स्वीट और इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, सुनो, अगर मैं आप दोनों में से सुंदर कौन है इसका जवाब दूं तो जो बेबी है ना वो बिल्कुल आप जितनी सुंदर है, और आप मेरे लिए मेरी मम्मी और मेरी बहन के बाद सबसे सुंदर हो। विक्रम की बात को सुन जब वहां खड़े सभी लोगों ने ये जवाब सुना तो उनका मुंह थोड़ी हैरानी से खुल जाता है, क्योंकि उन्हें इतने छोटे बच्चे से इतनी समझदारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि विक्रम दोनों रजनी अरोड़ा और बेबी में से किसी एक नाम ले लेगा, पर यह सबकी उम्मीद से अलग जवाब था। विक्रम की बात को सुनकर रजनी जी भी हैरान और खुश दोनों हो जाती है, और वो झट से उसी खुशी के चलते विक्रम को उसके गालों पर किस कर देती है और वो विक्रम से कहती है, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी सुंदर लगती हूँ? रजनी जी का सवाल सुनकर विक्रम बस अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख वो एक और बार खुशी के मारे विक्रम को चुम लेती है और उससे कहती है, किसी ने सच ही कहा है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए वो हमेशा सच ही बोलते हैं, और यहाँ इतने बड़े और इतनी सुंदर बीवी के होने के बावजूद भी मजाल है। इतना बोलकर वो एक लुक अर्जुन जी को देती है, जैसे कह रही हो सीखो इस बच्चे से कुछ, और अपनी बात को आगे पूरी करते हुए कहती है, इनके जैसे लोग मतलब हस्बैंड जरा सी भी अपनी वाइफ की तारीफ कर दे। और ये बोलकर वो फिर विक्रम की तरफ एक सैड फेस बनाते हुए देखती है। बेबी की मम्मी को उनके पति की वजह से दुखी होते हुए देख विक्रम से रहा नहीं जाता, और वो अपने नन्हे हाथ से रजनी जी गाल सहलाते हुए कहता है, अले बेबी की छवीट और सुंदर मम्मी, ऐसे उदास मत हो, आपके चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या हुआ अंकल, आपकी तारीफ नहीं करते? मैं तो कर रहा हूँ ना आपकी तारीफ, और वैसे भी सुंदर चीज़ों को तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो खुद में ही एक तारीफ होते हैं। विक्रम के मुंह से इतनी समझदारी और दिल को छू लेने वाली बातों को सुन रजनी जी विक्रम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो वैसे विक्रम को एक और प्यारी सी किस देती है और उसे एक बार प्यार से गले लगाकर पूरे दिल से थैंक यू बोलती है और उसे दोबारा जमीन पर उतार देती है। वही जब अर्जुन जी के गोद में बैठी रूही विक्रम के जवाबों को सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और ये कन्फ्यूजन उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है, और वो इस बात को समझने की कोशिश करती हुई अपने मन में बोलती है, अले यार, मुझे तो उस गंदे लड़के की कोई बात समझ नहीं आ रही। चलो छोड़ो, फ्यूचर में मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये सवाल दोबारा पूछ लूंगी। और जब वही खड़े अर्जुन जी विक्रम के जवाब को सुनते हैं तो वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने मन में बोलते हैं, ओ शिट,
ये तो बहुत आसानी से बच गया इस सवाल से, पर जो भी कहो लड़का बहुत समझदार है। और जैसे ही वो उन दोनों की आगे की बात को सुनते हैं और रजनी जी को अपनी तरफ देखते हुए देखते हैं, तो वो अपने मन में आगे बोलते हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अब उस बच्चे की जगह मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ। ओ शिट, अब घर पर आगे क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। च 13 इमोशनल ब्लैकमेल। माई सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 13 इमोशनल ब्लैकमेल। मुसीबत को विक्रम से खुद के ऊपर आते देख अर्जुन जी अपना सर ना में हिलाते हुए एक गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही हमेशा होता है, मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो जाना चाहिए था। इतना सोचकर वो विक्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। रजनी अरोड़ा की गोद से उतरने के बाद विक्रम वहीं खड़ा अभी क्या हुआ था, वो सोचने लगता है और वो सोचकर वो फिर से शर्माने लगता है। अभी वो ऐसे ही शर्मा ही रहा होता है कि उसे अपने सर के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है और वो जैसे ही ये महसूस करता है तो वो देखता है कि ये हाथ और किसी का नहीं अर्जुन जी का है। कुछ कदम चलने के बाद ही अर्जुन अरोड़ा विक्रम के पास पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सबसे पहले वो आराम से रूही को अपनी गोद से उतारते हैं और फिर अपने घुटनों पर बैठकर बड़े ही प्यार से विक्रम के सर पर हाथ फेरने लगते हैं और एक स्माइल के साथ विक्रम से बोलते हैं, थैंक यू, तुमने आज मेरी और मेरी वाइफ की जान को बचा लिया है। पर देखो ना, मैं इतना अमीर होने के बावजूद भी तुम्हारे इस इतने बड़े एहसान को नहीं उतार सकता, इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम बता सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट होगा, तुम इसको मेरा एक थैंक यू कहने का तरीका समझ सकते हो। अर्जुन जी की बात को सुनने और समझने के बाद विक्रम सोचने लगता है और उसको ऐसे सोचते हुए देख वहीं खड़े सभी लोग उसके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। और वो साथ में ये भी सोच रहे थे कि इतना समझदार लड़का जो इतनी बड़ी कंपनी जीवन कंपनी के मालिक को डरा सकता है और अपने सामने ऐसे लाकर खड़ा कर सकता है, वो अपनी समझदारी से कौन सी चीज़ मांगेगा, और सब इसी चीज़ के इंतजार में थे। पर वहाँ कोई था जिसका विक्रम को सोचता हुआ देख मुंह बन रहा था, और ये कोई और नहीं रूही थी, जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं था। रूही उसी गुस्से में अपने मन में अपने आप से बोलती है, ये गंदा लड़का ना बहुत गंदा और लालची, इसे मैंने मिली और मेरे मम्मी पापा की सबसे कीमती चीज़ दे दी, पर देखो अभी भी मेरे पापा से कुछ लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम अर्जुन जी को देखते हुए बोलता है, मुझे ना। अभी विक्रम के मुंह से यही शब्द निकले थे कि वहीं खड़ी रूही जो अभी तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, उसे अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं होता और वो विक्रम की बात को बीच में काटते हुए अचानक से बोल पड़ती है, पापा आप इस गंदे लड़के को कुछ मत देना, क्योंकि मैं इसको पहले ही अपनी और आपकी सबसे कीमती चीज़ अपनी जान बचाने के लिए इस गंदे लड़के को दे चुकी हूँ, पर देखो अभी भी कैसे बेशर्मों की तरह आपसे कुछ मांग रहा है। वहाँ खड़े हुए सभी लोग रूही की बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि वो कौन सी कीमती चीज़ है। वहीं खड़ी रजनी जी जब रूही की इस बात को सुनती हैं तो उनकी एक भौं ऊपर को उठ जाती है और वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ रूही की तरफ देखते हुए उससे पूछती हैं, बेबी मेरा प्यारा बच्चा, हमारे इस लिटिल सेवियर ने तुमसे ऐसी भी तुम्हारी और हमारी कौन सी कीमती चीज़ मांग ली जिसके कारण तुम हमें भी उसे कुछ नहीं देने देना चाहती। रजनी जी ने जब सब के मन में चल रहे सवाल को रूही से पूछ लिया तो वो सब भी अपने सर को हाँ में हिलाने लगते हैं, जैसे वो सब भी जानना चाह रहे हो। अपनी माँ के ऐसे सवाल के पूछे जाने से रूही जवाब देने के ख्याल से ही बहुत शर्माने लगती है, और जब वो सबको ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो वो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। रूही को ऐसे सबके सामने शर्माते हुए देख रजनी जी का इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगता है, पर रूही को ऐसे शर्माते हुए देख वो जान गई थी कि रूही इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, और ये सोचते ही वो विक्रम की तरफ एक मतलब भरी स्माइल के साथ देखती हैं। वहीं जब विक्रम अपनी बात को करते हुए जब रूही की बात को सुनता है तो उसका मुंह हैरानी और शौक के कारण खुल जाता है, और तभी अर्जुन जी विक्रम की तरफ एक फेक स्माइल के साथ विक्रम को देखते हैं, जिसे विक्रम भी समझ जाता है और वो भी उनको देखकर उन्हें एक स्माइल पास कर देता है। पर जैसे ही वो रजनी जी के सवाल को सुनता है तो वो अपने मन में चिल्लाने लग जाता है, बेबी प्लीज़ इस सवाल का जवाब मत देना, मुझे तुम्हारे पापा की नीयत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, और अगर तुमने इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं ना हमारी शादी के बाद तुम्हारे पैर 1 महीने नहीं, ये ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ते तक दबाऊंगा। वहीं जब विक्रम ये दुआ मांग ही रहा होता है तभी ही उसे रजनी जी की वो कुछ जानने वाली निगाहें महसूस होती हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में बोलता है, विक्रम बेटा आज तो तू गया, ये दोनों बेबी की मम्मी और बेबी के पापा बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के शिकार को अच्छी तरह से पहचानते हैं, देखो मुझ जैसे बच्चे को कैसी निगाहों से देख रहे हैं। वहीं रजनी जी विक्रम की तरफ देखते हुए उससे बड़े ही प्यार से पूछती हैं, ओहो मेरे लिटिल सेवियर ने मेरी बेटी से ऐसा भी क्या मांग लिया जिसके कारण वो इतना शर्मा रही है, हमें भी तो बताओ, देखो अगर तुम भी नहीं बताओगे तो तुम्हारी ये ब्यूटीफुल आंटी दुखी हो जाएंगी।
वहीं अपने आप को दोबारा इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेल में फंसते हुए देख विक्रम अपने मन में सोचता है, विक्रम वैसे कुछ भी हो जाए तो इनको अब सच तो नहीं ही बता सकता, और अगर बता दिया तो ये खूबसूरत आंटी तो फिर एक पल के लिए हाँ कर सकती है, पर ये अंकल ये बच्चा कुछ नहीं देखने वाले, इसलिए मुझे कुछ ऐसा झूठ बोलना होगा जिससे ये तेरी बात पर विश्वास भी कर ले और ये भी साबित हो जाए कि इस बात से ही बेबी इतना शर्मा रही है। वहीं रूही को भी ये एहसास हो जाता है कि वो गुस्से की वजह से वो बोल गई जिसे उसे नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर वो अपने मन में अपने आप से कहती है, हम अब इसमें इस गंदे लड़के की गलती है, किसने कहा था मुझे गुस्सा दिलाने को, अब दे ऐसा कोई जवाब जिससे मेरे मम्मी पापा को यकीन हो जाए, मेरा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, तुम ही देखो। और इतना बोलकर वो अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिसे विक्रम भी देख लेता है। चैप्टर 14 इनोसेंट रिक्वेस्ट। माई सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 14 इनोसेंट रिक्वेस्ट। रूही को ऐसे अपना चेहरा घुमाते हुए जब विक्रम उसे देखता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि रूही उसे ज्यादा लालची होने की सजा दे रही है, जिसे देखकर वो एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने मन में बोलता है, यार ये गलत बात है, मैं अंकल से कुछ ज्यादा थोड़े ही मांगने वाला था, बस अपनी बहन के आने वाले बर्थडे के लिए इन्हीं की कंपनी की एक अच्छी सी ड्रेस मंगवाना चाह रहा था, जिसमें भी मैं अपना नहीं अपनी बहन का सोच रहा था, पर ये तो ऐसे सर घुमा रही है जैसे मैंने इसके पापा से उनकी सारी जायदाद ही मांग ली हो। पर क्या इसे नहीं लगता कि इसने कुछ गलत कह दिया है, क्योंकि पति पत्नी की बीच की बात बाहर वालों को थोड़े ही बताई जाती है, इसलिए इसकी सजा तो इसको भी मिलनी चाहिए। और ऐसे ही विक्रम अपने मन में कुछ शैतानी भरा आइडिया सोचता है, जिससे उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वैसे ही स्माइल करते हुए वो रजनी जी की तरफ देखता है, जो उसके बोलने का ही वेट कर रही थी, और विक्रम शर्माते हुए रजनी जी से बोलता है, मैंने बेबी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, वैसे देखा जाए तो ये हम बच्चों के बीच का सीक्रेट है, पर आप दुखी ना हो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बात आप सिर्फ अपने तक ही रखना। विक्रम की इस आखिरी बात को सुनकर अर्जुन अरोड़ा जी का मुंह बन जाता है। वही विक्रम की बात को सुनकर और ये जानकर कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये बात बताएगा, वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। रजनी जी की एक्साइटमेंट को देखकर वो रजनी जी को उनके कान की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो मैं बताऊंगा तो सिर्फ आपके कान में वरना नहीं। विक्रम की बात का मतलब समझते हुए रजनी जी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे दोबारा अपनी गोद में उठा लेती हैं और अपने कान को विक्रम के मुंह के सामने कर देती हैं। रजनी जी के अपने कान को उसकी तरफ करता देख ही विक्रम भी उनके कान की तरफ बढ़ जाता है और उनके कान में बिल्कुल ही धीरे से बोलता है, मैंने जब बेबी के मम्मी और पापा यानी आप लोगों को लोकेशन भेज दी तो बेबी मुझसे खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझसे कुछ वो मांग सकते हो, तुमने मुझे बचाया है, मेरे पापा तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा कर देंगे। और रूही को ऐसे कॉन्फिडेंट को देखकर मुझे उसे तंग करने का मन होने लगा, इसलिए मैंने मजाक मजाक में ही उसे चिढ़ाने के लिए उससे कह दिया कि मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए सिर्फ पैसे ही दोगी, पर मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम हाँ अपनी एक किस मेरे गालों पर कर दो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि ये वैसे भी मेरा फ़र्ज़ ही था। अभी मैंने इतना ही बोला था कि रूही ने मुझे मेरे गालों पर किस कर दिया था, और ये देखकर मैं भी हैरान हो गया था। विक्रम की इस बात से रजनी जी का मुंह शौक से खुला रह जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी लड़कों के मामलों में बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी, और अब उसके सामने वाला लड़का कह रहा था कि उनकी प्यारी शर्मीली बेटी ने उसके बोलने पर ही किस कर दिया था, जिस पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। पर फिर वो खुद के मन में सोचते हुए कहती है, पर अगर लड़का इतना हैंडसम और क्यूट हो तो किस हो भी सकता है, और इसमें वैसे कहीं कोई बुराई भी नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, और अगर ये बात सच हुई तो मुझे रूही को चिढ़ाने का बढ़िया मौका मिल जाएगा, जब ये और इसके पापा आगे से मेरे खिलाफ बहस में एक साइड हो जाएंगी तो। और इतना सोचकर पहले तो वो अपना मुंह बंद करती हैं, फिर अपनी आंख की एक भौं को ऊपर उठाते हुए उसकी तरफ देखती हैं, जैसे पूछ रही हो कि तुम सच तो बोल रहे हो ना। विक्रम भी उनकी इस सवाल को समझ लेता है, और इसीलिए वो दोबारा उनके कान में बोलता है, ब्यूटीफुल जी, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप बेबी से अभी उसके कान में पूछ लीजिए कि क्या उसने मुझे किस किया था कि नहीं। विक्रम की बात को सुनकर रजनी जी को भी ये बात सही लगती है, और वो तो ये सोचकर ही एक्साइटेड हो रही थी कि अगर ये बात सच निकलेगी तो उनकी बेटी क्या रिएक्शन देगी, इसलिए वो आराम से एक स्माइल के साथ विक्रम को नीचे उतारती हैं, और फिर रूही को देखकर वो रूही को बड़े ही प्यार से अपने हाथ से इशारा करते हुए ही अपनी तरफ बुलाती हैं, जिसे देखकर रूही को बड़ी ही ज्यादा गलत फीलिंग आ रही होती है, पर वो फिर भी अपनी मम्मी के बुलाने पर उनकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा देती है। रूही को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रजनी की स्माइल भी हर एक कदम के साथ बढ़ती रहती है। अपनी मम्मी की ऐसी स्माइल को देखकर रूही भी अपने मन में सोचने लगती है, अरे बाप ले बाप, इस गंदे लड़के ने ऐसा भी क्या बता दिया कि मम्मी मेरी तरफ देखकर ऐसी स्माइल कर रही हैं।
रूही के रजनी जी के पास पहुंचते ही रजनी जी रूही को अपनी गोद में उठा लेती है और बड़ी ही प्यारी स्माइल और थोड़े छेड़ने वाले ढंग में वो रूही के कान में बोलती हैं, रूही बेटा क्या तुमने हमारे ना रहते हुए हमारे लिटिल सेवियर को उसके गालों पर किस किया था। अपने सवाल पूछने के बाद रजनी जी रूही के फेस को ध्यान से देखने लग जाती है और वो देखती है कि रूही के गाल इस वक्त इस सवाल से पूरी तरह से लाल हो गए हैं और ये देखकर रजनी जी जोर जोर से हंसने लगती है। चैप्टर 15-10 लाख की शर्त। माई सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 15-10 लाख की शर्त। रूही को ऐसे शर्माते हुए देख रजनी जी समझ जाती है कि विक्रम जो बोल रहा है सच बोल रहा है और रजनी जी ये समझकर जोर से हंसने लगती है और रूही जो अभी तक शर्मा रही थी उसे अपनी मम्मी को ऐसे खुद पर हंसता देख और नहीं सह पाती, इसलिए वो शर्म के चलते अपनी मम्मी की गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है। अपनी बेटी की इस परेशानी को समझते हुए रजनी जी भी उसे अपनी गोद से हंसते हुए ही आराम से नीचे उतार देती हैं। वहीं अर्जुन जी को भी अब ये बात जानने की एक्साइटमेंट होने लगती है। वो भी अभी यही सोच रहे होते हैं कि ऐसी भी कौन सी चीज़ जिसके कारण इनको इतनी हंसी आ रही है, इसलिए वो भी रजनी जी से इशारों में पूछने लगते हैं कि कौन सी बात हो गई कि आप इतनी खुश हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। वहीं उनके इस इशारे को रजनी जी तो देखती ही है पर उनके साथ ही इशारा विक्रम और रूही भी देख लेते हैं। अपने पति के इशारे को समझकर रजनी जी जैसे ही उन्हें कुछ बताने अभी जा ही रही होती हैं कि तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो अपनी बात को अधूरा ही छोड़कर उस तरफ देखने लगती है जहां उसे रूही और विक्रम एक ही साथ अपनी आंखों को बड़ा किए ही उनकी तरफ देख रही थे, जैसे कह रहे हो प्लीज मम्मी ब्यूटीफुल आंटी ये आप किसी को मत बताना प्लीज। उनके इस तरीके से देखने के कारण रजनी जी उन्हें धोखा नहीं दे पाती और एक बार प्यार से उनके सर पर हाथ फेर देती है और फिर अर्जुन जी की तरफ देखती हुई कहती है, सॉरी डार्लिंग ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये मेरे और इन क्यूट बच्चों के बीच का सीक्रेट है ना बच्चों। और आखिरी शब्दों को बोलते समय वो रूही और विक्रम की तरफ देखती है। उनको अपनी तरफ देखता हुआ देख दोनों रूही और विक्रम एक साथ जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दोनों में से किसी ने भी हाँ करने में जरा सी भी देरी की तो रजनी जी उनका सीक्रेट सबको बता देंगी, जो दोनों रूही और विक्रम में से कोई नहीं चाहता था। रजनी जी को ऐसे बात को बताने से मना करते हुए देख अर्जुन जी बस एक गहरी सांस छोड़कर अपना सर हाँ में हिला देते हैं और उनकी इन सभी की बातों को सुन उन लोगों को ये समझ आ जाता है कि हमें भी अब ये बात नहीं पता चलेगी, इसलिए वहां खड़े सभी लोग अर्जुन जी की नकल करने लगते हैं। उन सबको ऐसे सरना में हिलाते हुए विक्रम भी देख लेता है और उसका ये देखकर मुंह बन जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये लोग ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं कि जैसे मैंने इनसे कुछ छीन लिया हो और अब इन्हें वो चीज़ वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे बाबा ये तो फैमिली की बीच की बात है, तुम लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या, और ये पुलिस वाले क्या करने आए हैं। अभी सब बात को ना जानने के अफसोस में गहरी सांसें छोड़ ही रहे होते हैं कि अचानक से अर्जुन जी का फोन बजने लगता है। उनकी फोन के बजने से सभी का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। अर्जुन जी भी अपने फोन को पॉकेट से बाहर निकालते हैं और जैसे ही वो उस नंबर को देखते हैं तो वो उसे जल्द ही पहचान लेते हैं और उसे पहचानते ही उनके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। उनको ऐसे मुस्कुराते हुए सब देख लेते हैं और रजनी जी और राकेश जी उनसे पूछते हैं कि कॉल किसकी है, जिस पर वो अपने फ़ोन को उनकी तरफ करके दिखा देते हैं। उस नंबर को देख और पहचान कर वहाँ सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। उन सबको ऐसे देखकर विक्रम और रूही कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कन्फ्यूजन को देख रजनी जी विक्रम के सर पर हाथ फेरती है और उसको थोड़े चिढ़ाने वाले ढंग में बोलती है, बेटा ये तुम्हारे सीनियर हैं, पर हाँ वर्क एक्सपीरियंस तुमसे कम है। रजनी जी की इस बात को सुनकर विक्रम और रूही को कुछ भी समझ नहीं आता और विक्रम को ना समझते हुए देख वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। उतने में अर्जुन जी उस फोन को उठा लेते हैं और फोन को स्पीकर पर लगा देते हैं। फोन के उठते ही दूसरी तरफ से जतिन पाटिल के हंसने की आवाज आने लगती है और वो हंसते हुए ही बोलता है, क्या बे बड़ी जल्दी पीछा छोड़ दिया गाड़ी का, क्या अब मेरी मांगों को पूरा करने की तैयारी में हो। हाँ करो जल्दी करो, और हाँ अगर नहीं करते हो तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत मिल जाएगी, इसलिए थोड़ी जल्दी। और हाँ अगर अभी तुम्हें तुम्हारी बेटी से बात करनी है तो मैं तुम्हारी बात वीडियो कॉल पर 1 लाख रुपए में करवा सकता हूँ, बताओ करोगे। हाँ इतना कहकर वो और भी ज्यादा हंसने लगता है। वहीं जतिन पाटिल की बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह बन जाता है और जतिन की इन सब बातों को सुनकर विक्रम के भी कान खड़े हो जाते हैं और उसे भी अब जाकर रजनी जी की बात समझ आ जाती है कि बेबी को किडनैप इस फोन वाले आदमी ने ही करवाया था। पर जिस बात से विक्रम के कान खड़े हुए थे वो थी 1 लाख वाली वीडियो कॉल वाली बात। वहीं जब अर्जुन जी जतिन पाटिल की इस बात का जवाब देने वाले थे कि तभी उन्हें कोई अपने पास महसूस होता है और वो जैसे ही नीचे देखते हैं तो उन्हें विक्रम अपने पैर के पास दिखाई देता है, जो उनसे उनका फोन उस किडनैपर से बात करने के लिए मांग रहा था। उसकी इस मांग को सुनकर अर्जुन जी रजनी जी की तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हो कि अब मैं क्या करूं।
उनके इशारे को समझते हुए रजनी जी एक मीनिंगफुल स्माइल के साथ उन्हें उस किडनैपर के साथ विक्रम की बात करवाने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहती थी कि विक्रम इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। रजनी जी के इशारे को समझते हुए अर्जुन जी विक्रम को फ़ोन दे देते हैं और उन्हें भी इस बात की एक्साइटमेंट हो रही होती है कि विक्रम ने उनसे फ़ोन क्यों मांगा है और वो उस किडनैपर से क्या बात करना चाहता है। फ़ोन के हाथ में आते ही विक्रम अपनी आवाज़ को थोड़ा क्यूट बनाते हुए जतिन पाटिल से बोलता है, हेलो हेलो किडनैपर अंकल, क्या आप ही मुझ जैसे छोटे बच्चों को किडनैप करते हो? उद्धरण चिन्ह। फ़ोन से अचानक किसी बच्चे की आवाज़ को सुनते ही जतिन पाटिल थोड़ा हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये अर्जुन अरोड़ा की कोई ऐसी चाल है जिससे उसे लगता है कि मैं उसकी बेटी से उसकी बात करवा दूंगा, पर अभी मैं इस बच्चे को ही इतना डरा दूंगा कि ये रोने लग जाएगा। इसलिए जतिन पाटिल अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी और खतरनाक करते हुए विक्रम से बोलता है, हाँ बेटा, मैं सच में बच्चों को किडनैप करता हूँ और उन्हें उनके माँ बाप से दूर कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी किडनैप कर सकता हूँ और तुम्हें किडनैप करके फिर तुम्हें कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने नहीं दूंगा, हा हा हा। इतना बोलकर जतिन पाटिल बहुत खतरनाक हंसी हंसने लग जाता है। जतिन की इस बात को सुनकर विक्रम का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में सोचता है, आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बताओ, अब इस काम में भी लॉयल्टी नहीं रह गई। पेरेंट्स से पैसे लेने के बाद भी बच्चा देने की कोई गारंटी नहीं। पर जो भी कहो, अगर ये अंकल ऐसा ही करते रहे तो इनका करियर तो पक्का डूबेगा ही डूबेगा। खैर, मुझे क्या। जतिन पाटिल की इस डराने और धमकी भरी बात को सुनकर विक्रम जवाब देता है, अंकल, अभी हम इस मुझे किडनैप करने वाली बात को साइड करते हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले वाले अंकल को उनकी बेटी से वीडियो कॉल करवाने के लिए क्या 1 लाख मांगा था? उद्धरण चिन्ह। वही जतिन पाटिल को ये बात इस वक्त इस बच्चे ने क्यों पूछी ये समझ तो नहीं आती, पर वो फिर भी जवाब देता है, हाँ, मैंने 1 लाख मांगे तो थे, पर अब कीमत 2 लाख हो चुकी है मेरा इतना टाइम वेस्ट करने के कारण। उसकी इस बात को सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के मुंह बन जाते हैं। वहीं इस बात को सुनते ही विक्रम की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखते हुए आराम से जतिन पाटिल को बोलता है, अंकल, जैसा आपने इस बात को माना कि आप अंकल को उनकी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए 2 लाख लोगे, पर अगर मैं आपकी बात इनकी बेटी से अभी के अभी आपसे वीडियो कॉल पर करवा दूं तो क्या आप अभी मुझे 10 लाख दोगे? अगर आप में हिम्मत है तो मेरी इस शर्त को मान के दिखाओ, और वैसे भी आपका क्या ही जाएगा। अगर मैं हारा तो ये अंकल आपको आपकी मांगों के साथ 1 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे। वैसे भी इनकी बेटी आपके पास ही तो है, आपका फायदा ही हो रहा है। वहीं खड़े जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो उन सभी के मुंह हल्के से खुल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक छोटा सा 12 से 13 साल का बच्चा एक खतरनाक किडनैपर को उसी के शब्दों के जाल में फंसाकर उससे 10 लाख लूटने जा रहा था। वहीं जब ये बात जतिन पाटिल सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बच्चे से उसको ऐसे चैलेंज करने की उम्मीद नहीं थी, पर उसे इसमें कुछ गड़बड़ भी लगती है। इसलिए वो अर्जुन जी की कॉल को म्यूट करके अपने दूसरे फ़ोन से उसी आदमी के पास कॉल लगाता है जिसे उसने रूही को यहाँ उसके पास लाने का ऑर्डर दिया था। कुछ देर की रिंग के बाद उधर से वही ड्राइवर के पास वाला किडनैपर फ़ोन उठा लेता है, जिसने अभी कुछ देर पहले ही थोड़ी शराब पी ली थी और वो अभी थोड़े अपने होश में नहीं था, पर वो इस वक्त बात को समझ और उसका अच्छे तरीके से जवाब दे सकता था। फ़ोन के उठते ही जतिन पाटिल उसी किडनैपर से बोलता है, क्या वो बच्ची तुम्हारे साथ अभी सही सलामत है कि नहीं? सामने से जतिन पाटिल की इस खतरनाक आवाज़ को सुनते और समझते हुए वो किडनैपर अपने आप को पूरे होश में रखते हुए जवाब देता है, बॉस, बच्ची हमारे साथ ही है। पहले बहुत रो रही थी, पर अब बिल्कुल चुप है, शायद दोबारा दवाई के असर से बेहोश हो गई है। सामने वाले किडनैपर की बात को सुनकर जतिन पाटिल बोलता है, ठीक है, उसे जल्दी मेरे पास लेकर आओ। और इतना बोलकर वो अपने फ़ोन को काट देता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ हाँ, बच्ची तो अभी भी मेरे पास ही है और ये बच्चा किस बलबूते पर मुझसे शर्त लगाने चला है। छोड़ो, मेरा क्या है, मुझे तो फ्री के अब 1 करोड़ मिल ही रहे हैं। इतना सोचकर वो अपने फ़ोन को म्यूट से हटाता है और विक्रम से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी 10 लाख रुपए भेजता हूँ, तुम मेरी बात उनकी बेटी से वीडियो कॉल पर करवाओ, और हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्जुन अरोड़ा को मुझे 1 करोड़ देने पड़ेंगे। मंजूर है ना? जतिन पाटिल की इस बात को सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, ठीक है, तुम मुझे अभी अंकल के अकाउंट में पैसे भेजो, मैं तुम्हारी बात अभी वीडियो कॉल पर करवाता हूँ। इतना बोलकर वो अर्जुन अरोड़ा को मोबाइल दे देता है और जिसे लेकर अर्जुन अरोड़ा भी जतिन को अपना अकाउंट नंबर चेहरे पर एक स्माइल के साथ दे देता है। कुछ देर में ही अर्जुन जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसके आते ही विक्रम जतिन पाटिल से बोलता है, ठीक है, मैं अब वीडियो कॉल कर रहा हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस कॉल को काट देता है और जतिन को वीडियो कॉल कर देता है। 16 10 लाख का चूना। माय सेवेज ड्राइवर चैप्टर 16 10 लाख का चूना। पैसे के बैंक अकाउंट में आते ही विक्रम जतिन पाटिल को वीडियो कॉल लगा देता है।
दूसरी तरफ वीडियो कॉल के आते ही जतिन पाटिल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, पर वो इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए जल्द ही उस कॉल को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वीडियो कॉल लगाने से पहले रूही और उसके मम्मी पापा को आपस में खेलने को कह देता है। ये खेलने वाली बात अर्जुन जी को कुछ समझ तो नहीं आती, पर रूही और रजनी जी की एक्साइटमेंट को देखकर वो भी उनके साथ खेलने लगते हैं। और तभी जतिन पाटिल भी वीडियो कॉल उठा लेता। कॉल के उठते ही विक्रम देखता है कि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का एक गंजा इंसान होता है, जिसके दाएं गाल पर एक कट का निशान भी था, जो उस पर उसके काम के हिसाब से सूट कर रहा था। वहीं जतिन पाटिल भी कॉल के उठते ही अपने सामने एक क्यूट और हैंडसम से छोटे बच्चे को देखता है, जो उसे ही बड़े ध्यान से देख रहा था। जतिन पाटिल को अच्छे तरीके से देखने के बाद विक्रम उसे अपनी क्यूट आवाज में बोलता है, वाओ अंकल, आप तो सच में देखने से ही बहुत ही ज्यादा घटिया और कमीने किडनैपर लग रहे हो। मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गया, और सबसे ज्यादा तो मैं आपकी इस बात से इम्प्रेस हुआ हूँ कि आप इतने डेयरिंग हो। बताओ, बिना सोचे समझे ही आपने मुझे पूरे 10 लाख एक शर्त के लिए दे दिए, जिसमें आपका हारना पक्का ही है, और इस 10 लाख के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैंने ये वीडियो कॉल सिर्फ आपको 10 लाख का शुक्रिया करने लिए ही की थी, इसलिए अब मैं ये कॉल काट रहा हूँ। जब ये सभी बातें वहीं पास में खड़े सभी लोग सुनते हैं तो उन सब के चेहरों पर जतिन के मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है, और वो अपने मन ही मन में ये शुक्र मना रहे थे कि इस बार उनकी जगह जतिन है इस बच्चे का शिकार। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें जतिन सुनता है, तो विक्रम की शुरू की बात को सुनकर उसे पहले तो ये समझ नहीं आता कि विक्रम उसकी तारीफ कर रहा है कि उसका मजाक उड़ा रहा है। अभी वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में विक्रम का शुक्रिया और उसके कॉल काटने वाली बात सुनाई जाती है, और वो सुनकर जतिन पाटिल जल्दी से अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठता है और अपने फोन को हाथों की कसकर पकड़ के थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम किस बात का शुक्रिया कर रहे हो, और तुम अपनी शर्त तो पूरी करो, करवाओ मेरी और अर्जुन की बेटी की बात। जतिन पाटिल के चिल्लाने को सुनते ही विक्रम अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को थोड़ा दूर करता है और अपने सर को ना में हिलाते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, सॉरी अंकल, पर वो तो अभी अपने मम्मी पापा के साथ खेलने में बिजी है। फिर कभी जब वो आपकी तरह फ्री होगी तो उससे तब बात कर लेना, अभी मुझे भी उनके साथ जाकर खेलना है, इसलिए बाय। विक्रम की इस फ्री रहने वाली बात जतिन पाटिल के दिल पर जाकर लगती है, पर वो जब विक्रम की आखिरी बात को सुनता है तो वो फिर से झट से बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे उसको खेलता हुआ ही दिखा दो, आखिरकार मैंने इस चीज के ही तो तुम्हें 10 लाख दिए हैं। जतिन पाटिल की बात को सुनकर विक्रम एक गहरी सांस छोड़ता है और बेबी मतलब रूही की तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ बेबी, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें बस देखने तक के लिए ये किडनैपर मुझे पूरे 10 लाख दे रहा है। एक बार प्लीज तुम्हारे इस खूबसूरती के फैन को एक बार कैमरे में देखते हुए हाई ही कर दो। इतना बोलकर विक्रम उस वीडियो कॉल के बैक कैमरा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता है। वहीं विक्रम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रूही अपने मम्मी पापा के साथ खेलते खेलते ही रुक जाती है और खड़ी खड़ी शर्माने लगती है। उस बेचारी का तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसको ऐसे देखकर सबको हंसी आ जाती है, क्योंकि रूही का ऐसे शर्माना बहुत ही कम मौकों पर देखा जाता था। पर वही रूही इतने शर्माने के बावजूद भी विक्रम के फोन की तरफ मुड़ के अपने हाथों को हिलाते हुए हाई करती है। वहीं बैक कैमरे के ऑन होते ही जतिन पाटिल का ध्यान भी एक छोटी सी बच्ची की तरफ चले जाता है, जो इस वक्त अर्जुन जी और रजनी जी के साथ खेल रही थी। और इस वक्त जतिन पाटिल सिर्फ उस लड़की की पीठ को ही देख पा रहा था, और उस लड़की को देख जतिन को अपने साथ कुछ बुरा होने का एहसास होने लगता है। और तभी जैसे ही वो लड़की फोन की तरफ मुड़कर हाई करती है तो उस लड़की के चेहरे को देखते ही जतिन उस चेहरे को पहचान लेता है, और वो उस चेहरे को देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ से उसका फोन गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचता है। आखिरकार वो इस चेहरे को कैसे भूल सकता है। इसी चेहरे मतलब इसी लड़की को तो किडनैप करने की प्लानिंग वो पिछले 3 महीने से कर रहा था, और अब इस लड़की को जो इस वक्त उसके पास होनी चाहिए थी, वो उसी को अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी होकर आराम से उसे ही हाई बोल रही है। वहीं जतिन के इस रिएक्शन को विक्रम भी देख लेता है और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है और बोलता है, ओके थैंक यू अंकल 10 लाख के लिए, और बाय, मुझे भी उनके साथ जाकर खेलना है। और इस बार विक्रम उस कॉल को काट देता है। रूही को देखने के बाद जतिन के मन में सिर्फ यही बार बार चल रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। अभी जतिन ये बातें अपने मन में दोहरा ही रहा होता है कि उसे विक्रम की आखिरी बात सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। विक्रम की आखिरी बात को सुनकर जतिन पाटिल अपने आप को बहुत मुश्किल से खून की उल्टी करने से रोकता है। वहीं विक्रम की इस आखिरी बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का मुंह बन जाता है और उनको मन ही मन जतिन पाटिल के लिए बुरा लगने लगता है। पर जैसे उन्हें याद आता है कि जतिन पाटिल कैसा इंसान है और उसने कैसे बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और फिर कैसे विक्रम ने उसे पूरे 10 लाख का चूना लगाया,
ये याद आते ही वो लोग जोर से हंसने लगते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, उसके साथ यही होना चाहिए था। वही जब जतिन को ये याद आता है कि इस शर्त को लगाने से पहले उसके किडनैपरों ने उसे ये गारंटी दी थी कि बच्ची उनके पास ही है, और ये याद करके उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पास में पड़े एक फूलदान को वो जोर से दीवार पर दे मारता है। फिर कुछ देर खुद को शांत करने के बाद वो अपने चेहरे पर गुस्से को बरकरार रखते हुए उन किडनैपर्स को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल की कुछ देर रिंग जाने के बाद वो ड्राइवर के पास बैठा हुआ किडनैपर, जो अब तक पूरा टली हो चुका था, कॉल उठाता है। कॉल सार जैसे ही वो किडनैपर और वो वैन का ड्राइवर जतिन पाटिल का वो गुस्से वाला चेहरा देखते हैं तो दोनों जोर से चिल्लाते हैं, मम्मी, और कॉल काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर जतिन पाटिल को भी उनकी ये हालत समझ आ जाती है और उसका मुंह बन जाता है, पर वो एक बार फिर से अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए उन्हें वीडियो कॉल करता है, जिसे वो दोनों दोबारा उठा लेते हैं और इस बार जतिन को स्माइल करते हुए देख दोनों में से कोई नहीं डरता। उनको ऐसे बात करने के लिए रेडी देख जतिन पाटिल थोड़े गुस्से से बोलता है, वैसे तुमने मुझे कहा था कि वो बच्ची अभी तुम्हारे साथ है ना? उसके इस सवाल को सुनकर दोनों बच्चों की तरह अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। उनको ऐसे सर को हिलाते हुए देख जतिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसके गुस्से को देखकर कॉल दोबारा ना काट दे, इसलिए वो बड़ी ही मुश्किल से अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखते हुए बोलता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे अभी उस बच्ची को अपनी पीछे की खिड़की को खोलकर दिखा सकते हो? जिस पर वो दोनों ही अपना सर हाँ में हिलाते हैं और पीछे की खिड़की को खोलकर वो जतिन को वैन के पीछे वाले हिस्से को दिखाने लगते हैं, जो अभी बिल्कुल खाली था। वहां तो रूही का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसको देखकर जतिन अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही फेक स्माइल के साथ कहता है, बच्ची कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वैन को पीछे से खाली देखकर दोनों ड्राइवर और उस किडनैपर का नशा पूरी तरह से उतर जाता है और ड्राइवर तो जतिन के गुस्से से इतना डर जाता है कि वो उस किडनैपर से फोन लेकर जतिन से बोलता है, आप जिस व्यक्ति से अभी बात कर रहे थे वो आपसे इस वक्त बहुत डर चुका है, इसलिए कृपया करके इस नंबर पर आज के बाद कॉल मत करना। और इतना बोलकर वो फोन काट देता है और फोन को उस चलती वैन से बाहर फेंक देता है। वही फोन को बाहर फेंकने के बाद वो ड्राइवर अपने साथ बैठे हुए किडनैपर से पूछता है, अब क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। उस ड्राइवर की बात को सुनने के बाद वो किडनैपर बोलता है, अब करना क्या है, बस अब यहाँ इस शहर से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना है, क्योंकि अगर हम जतिन पाटिल के हाथ लग गए तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसकी बात को समझकर वो ड्राइवर अपनी वैन को रोककर उस वैन को दूसरे शहर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ उस ड्राइवर की बात को सुनने के बाद जतिन से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो अपने फ़ोन को ही गुस्से के मारे उस फूलदान की तरह दीवार पर दे मारता है और अपने कमरे की सभी चीज़ों को चिल्लाते हुए तोड़ने लगता है। वहीं जब बाहर खड़े उसके बॉडीगार्ड्स उसके चिल्लाने को सुनते हैं तो उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि बॉस को किसी ने पैसों का बहुत बड़ा चूना लगा दिया है, क्योंकि उनके बॉस ऐसी हरकतें तभी करते हैं जब उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरी तरफ विक्रम की इस समझदारी भरे परफॉर्मेंस को देख रजनी जी और अर्जुन जी रूही को लेकर उसके पास आते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए रजनी जी कहती हैं, बेटा तुमने उस किडनैपर को अच्छा सबक सिखाया, मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। और फिर विक्रम को छेड़ने के लिए वो आगे बोलती हैं, बेटा वैसे अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी अच्छी लगती है तो तुम उससे बड़े होकर शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो वैसे भी तुमसे इम्प्रेस और खुश दोनों ही हूँ, तुम्हारी क्या राय है? रजनी जी की बात को सुनकर दोनों रूही और विक्रम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं और उनको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, पर उनमें से ही किसी को भी अभी ये पता नहीं है कि रजनी जी की इस बात का फ्यूचर में क्या असर होने वाला है। वहीं अर्जुन जी भी एक स्माइल के साथ अपने घुटनों पर बैठते हैं और विक्रम के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुम अपने पापा का बैंक अकाउंट नंबर मुझे दे सकते हो ताकि मैं उसमें तुम्हारे कमाए हुए 10 लाख उसमें डाल सकूं? अर्जुन जी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग अपना सर हामी में हिलाते हैं, पर अर्जुन जी की बात को सुनकर विक्रम अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं अंकल ये पैसे मैं नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं इसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरे ख्याल से आज बेबी का जन्मदिन भी है, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को मैं बेबी के नाम पर करना चाहता। ये मेरी तरफ से बेबी को छोटा सा गिफ्ट, इससे बेबी को फ्यूचर में किसी पर पैसों के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और मैं आपसे सच में कहता हूँ, इस वक्त मुझे या मेरी फैमिली को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और ये वैसे भी मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी। आखिरी बात को बोलते समय विक्रम अपने चेहरे को सीरियस बना लेता है। वहीं जब विक्रम की इन सब बातों को वहां खड़े सब लोग सुनते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। पर उसी हैरानी के चलते हुए अर्जुन जी विक्रम के सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसको अभी इस चीज़ के लिए मना करने के लिए कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं कि विक्रम उनकी इस बात का मतलब पहले ही समझते हुए उन्हें फिर सीरियसली देखता है।
और विक्रम के इस तरह सीरियसली देखने से अर्जुन जी भी समझ जाते हैं कि विक्रम पैसे नहीं लेगा, इसलिए वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, मैं ये पैसे बेबी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, अब खुश। वहीं अर्जुन जी की इस बात को सुनकर विक्रम भी स्माइल देते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बातें रूही सुनती है तो वो विक्रम से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और मुंह नीचे करके अपने लाल हुए चेहरे के साथ स्माइल करती हुई कुछ सोचने लगती है। 17 अंत एक नई शुरुआत के लिए। माय सेवेज ड्राइवर चैप्टर 17 अंत एक नई शुरुआत के लिए। अभी विक्रम और अर्जुन जी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राकेश जी का फोन बज पड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर राकेश जी अर्जुन अरोड़ा के सेक्रेटरी असिस्टेंट उन सब लोगों से थोड़ा दूर जाकर फोन उठाते हैं और बात करने लगते हैं। राकेश जी को ऐसे जाते हुए अर्जुन जी नोटिस कर लेते हैं और वो फिर से विक्रम से बातें करने लगते हैं कि उसके पैसों को वो बेबी के लिए कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, और उनकी इन सब बातों को विक्रम बहुत ही आसानी के साथ समझते हुए उनके सभी सवालों के जवाब देता है। और उसके जवाबों और फ्यूचर की समझ को देखकर और समझकर अर्जुन जी हैरान रह जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, वाह, इस लड़के को तो अभी से शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और अगर मैंने इसके 10 लाख रूही के लिए इसके कहने की तरह इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में रूही को हमारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हीं पैसों से रूही की पूरी पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी अर्जुन जी अभी अपने मन में विक्रम की समझदारी के तारीफों के पुल बांध ही रहे होते हैं कि उन्हें राकेश जी अपने चेहरे पर टेंशन लिए वापस आते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर अर्जुन जी राकेश जी की तरफ बढ़ जाते हैं और उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ राकेश, तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन क्यों? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन जी के सवाल पूछने पर राकेश जी अपनी टेंशन को बताते हुए कहते हैं, सर अभी तक तो हमारी टीम ने छोटी मैडम के किडनैप होने की न्यूज़ को फैलने से रोक लिया था, पर अब इसे और ज़्यादा देर रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें शहर के लिए अभी ही निकलना होगा, वरना अगर ये न्यूज़ पब्लिक में लीक हो जाती है तो ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राकेश जी की इस बात को सुनकर अर्जुन जी के चेहरे पर भी टेंशन आ जाती है और वो सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये बोलकर वो रजनी जी और उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है। वहीं राकेश और अर्जुन जी की बातों को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरों पर भी टेंशन आ जाती है और वहीं अर्जुन जी को अपनी तरफ देखते हुए देख रजनी जी भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती हैं। वहीं इन बातों को सुनकर रूही और विक्रम को भी ये समझ आ जाता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, जिसे समझकर रूही और विक्रम काफ़ी उदास हो जाते हैं। वहीं इस बात से रूही के तो आंसू तक निकल जाते हैं क्योंकि रूही विक्रम से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुकी थी। बच्चों को एक दूसरे से अलग होने की बात के पता लगते ही उनको इतना उदास और रूही को रोता हुआ देख रजनी जी अपने घुटनों पर बैठकर रूही और विक्रम के सर पर हाथ फेरती हुई बहुत ही प्यार से बोलती हैं, अरे अब तुम दोनों इतने उदास क्यों हो रहे हो? हम कौन सा तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अभी जा रहे हैं ना शहर, बाद में कभी बेबी के पापा को फ्री टाइम मिलेगा तो हम हमारे लिटिल सेवियर से मिलने वापस आ जाएंगे। चलो अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को गले मिलकर खुशी खुशी बाय बोलो। रजनी जी की बात को सुनकर रूही थोड़ा शांत होती है और विक्रम से गले मिलकर उसे बाय बोलती है और विक्रम भी उसे बाय बोलता है। दोनों के ऐसे बाय बोलने के बाद रजनी जी और बाकी सभी भी विक्रम के सर पर हाथ रखते हुए उसे पहले तो दिल से थैंक यू और फिर बाय बोलते हैं। अभी वो लोग अपनी पुलिस जीप की तरफ कुछ कदम चले ही थे कि रूही को कुछ याद आता है और वो अपनी मम्मी की गोद से जल्दी से उतरकर भागकर पीछे विक्रम, जो अभी उन्हें नम आंखों से जाते हुए ही देख रहा था, के पास आती है और अपने गले से एक सुंदर स्टार शेप्ड पेंडेंट जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट दिया था उतार कर विक्रम को देती है और उसके बिल्कुल पास खड़े होकर धीरे से बोलती है, तान कि ये किसी और ना सुनाई दे, देखो ये मैं तुम्हें अपनी एक निशानी के तौर पर दे रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो तान कि तुम्हें हमारा किया हुआ वादा हमेशा याद रहे, मैं याद रहूँ और तुम किसी और लड़की की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दो। रूही की इस बात को सुनकर विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उस पेंडेंट को ले लेता है और अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और फिर कुछ याद आते ही वो भी अपने हाथ में से एक लीफ डिज़ाइन वाला एक ब्रेसलेट निकाल कर रूही को देता है। उस ब्रेसलेट का साइज चेंज हो सकता था और जिसको बड़े लोग भी पहन सकते थे और विक्रम फिर एक स्माइल के साथ रूही से बोलता है, तुम भी मुझे याद रखना। उस ब्रेसलेट को रूही ले लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें याद रखूंगी और तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी, बस तुम जल्दी मेरे पास आ जाना। और इतना बोलकर रूही विक्रम के गालों पर किस करके अपने मम्मी पापा की तरफ शर्मा के भाग जाती है।
वहीं विक्रम की तो इस किस को महसूस करते ही आंखें बड़ी हो जाती हैं और ये किस आगे रुकी हुई रजनी जी भी देख लेती है और उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो रूही के अपने पास पहुंचते ही उसे अपनी गोद में उठाकर विक्रम को एक बार हाथों से बाय बोलकर अर्जुन जी की तरफ बढ़ जाती है, जो अभी बाकी लोगों के साथ बातें करते हुए थोड़ी आगे चले गए थे। इस रूही भी विक्रम को अपने लाल गालों के साथ ही आखिरी बार बाय करती है और उसको देख विक्रम भी स्माइल करते हुए बेबी को बाय करता है। वैसे उन्होंने विक्रम को घर ड्रॉप करने के लिए कहा था, पर विक्रम ने ही उन्हें ये बोलकर मना किया था कि उसका घर यहाँ से काफी पास में है और वो यहाँ अक्सर आता रहता है, इसलिए उन्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर में विक्रम के आंखों के सामने से वो पुलिस जीप गांव से बाहर शहर की तरफ जाने लगती है। उस जीप को अपने आंखों से ओंझल होते हुए देख विक्रम अपने आप से बोलता है, बाय बाय मेरी फ्यूचर वाइफ बेबी, हम फ्यूचर में जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। अभी विक्रम इतना कहता ही है कि तभी उसके मोबाइल में उसे किसी का मैसेज आता है, जिसे खोलकर वो जैसे ही पढ़ता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, अले बाप ले बाप, मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गया। उद्धरण चिन्ह चा 18 एक नई शुरुआत। सिटी एम, जो सिटी ऑफ बिजनेस और सिटी ऑफ मनी के नाम से फेमस है, वहां आज सिटी एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी और ये भीड़ और किसी की नहीं, अलग अलग न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स और मीडिया की थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आज एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ क्यों है। असल में बात यह है कि इंडिया के टॉप की कुछ बिजनेस कंपनियों में से एक है द दत्ता कॉर्पोरेशन। दत्ता कॉर्पोरेशन पहले तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ही थी, पर धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ता रहा और इन्होंने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, थिएटर के बिजनेस में भी अपने पांव जमा लिए और आज इनका बिजनेस इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है और इनका हेड ऑफिस सिटी एम में है। और इस कंपनी द दत्ता कॉर्पोरेशन के मालिक द संजीव दत्ता की बड़ी बेटी राधिका दत्ता आज अपनी बिजनेस स्टडीज अमेरिका से पूरी करके पूरे 7 साल बाद इंडिया लौटने वाली है और इसकी खबर गलती से लीक हो गई थी, जिसकी वजह से आज एयरपोर्ट पर मीडिया वालों की भीड़ है। सिटी एम एयरपोर्ट, जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया और तभी अमेरिका टू इंडिया की फ्लाइट कैरन 007 रनवे पर लैंड करती है। और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है वैसे ही कहीं से 6 कारों काफिला जो एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर ही था वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उसमें काला सूट पहने बॉडीगार्ड्स उतरते हैं और इन सभी के सूट के पर सुनहरे रंग का सिल्वर वुल्फ का निशान बना हुआ था और वो अपनी कारों से उतरते ही एयरपोर्ट की एग्जिट पर खड़े मीडिया को हटाने लगते हैं। पहले तो जो मीडिया एम्स राधिका दत्ता की एक झलक के लिए अपने अपने कैमरा तैयार करके खड़े थे और जब उस झलक का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला था कि तभी कुछ लोग उन्हें हटाने लगे और वहीं पर एक 29 साल का रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लिए हुए अपने कैमरामैन के साथ खड़ा हुआ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से हो रखे थे। असल में बात ये थी कि आज ही इस रिपोर्टर ने अपना पिछला न्यूज प्रोजेक्ट खत्म होते ही कंपनी में 1 हफ्ते की लीव के लिए अप्लाई करके अपनी बीवी के साथ एक अच्छी वेकेशन पर जाने का प्लान किया था, जिसकी जिद उसकी बीवी ने पता नहीं कितने महीनों से लगाकर रखी हुई थी और उसकी ये लीव कंपनी ने एक्सेप्ट भी करी थी, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई थी और जाने की पैकिंग करने लगी थी और जैसे करीब 3 घंटे की तैयारी के बाद वो दोनों अपने घर से बाहर निकलने वाले थे कि तभी उस रिपोर्टर का फोन बजने लगा और जैसे ही उसने देखा कि ये कंपनी की तरफ से कॉल था उसने झट से कॉल उठा ली और कॉल उठाते ही उसे बोला गया कि उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि उसे दत्ता कॉर्पोरेशन की बड़ी बेटी के इंडिया आने की न्यूज़ कवर करनी थी और ये न्यूज़ उनके कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी, जिसकी वजह से उसे तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलना था और इतना बताते ही कॉल कट हो गई, जिसकी जिद उसकी बीवी ने पता नहीं कितने महीनों से लगाकर रखी हुई थी और उसकी ये लीव कंपनी ने एक्सेप्ट भी करी थी, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई थी और जाने की पैकिंग करने लगी थी और जैसे करीब 3 घंटे की तैयारी के बाद वो दोनों अपने घर से बाहर निकलने वाले थे कि तभी उस रिपोर्टर का फोन बजने लगा और जैसे ही उसने देखा कि ये कंपनी की तरफ से कॉल था उसने झट से कॉल उठा ली और कॉल उठाते ही उसे बोला गया कि उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि उसे दत्ता कॉर्पोरेशन की बड़ी बेटी के इंडिया आने की न्यूज़ कवर करनी थी और ये न्यूज़ उनके कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी, जिसकी वजह से उसे तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलना था और इतना बताते ही कॉल कट हो गई, जिसकी वजह से अभी वो यहाँ है। और रही बात उसके अजीब एक्सप्रेशन की तो इसलिए थी क्योंकि कॉल कट होते जैसे ही उसने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी ने उसे कुछ ऐसे मीठे शब्द सुनाकर बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसे देकर अपने मायके चली गई, जिसे याद करके उसका ये हाल था। और जैसे ही उसने देखा कि कुछ लोग उसे एयरपोर्ट से हटा रहे हैं तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो वही उसकी पत्नी के बोले हुए मीठे शब्द उन्हें सुनाने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि उन लोगों के सूट पर वो वुल्फ लोगों को देखकर अपने शब्द वापस निगल लिए, क्योंकि उस लोगों की अपनी ही एक अलग पहचान थी जो वहां पर खड़े लगभग सभी लोग जानते थे
क्योंकि ये थे द बीस्ट गॉड्स, जो कि दत्ता कॉर्पोरेशन और ऐसी ही बड़ी कंपनियों के लिए स्पेशल ओकेशन पर गार्ड्स अवेलेबल करवाने का काम करती है। असल में ये कंपनी किसकी थी ये किसी को भी नहीं पता था, पर इस सिक्योरिटी एजेंसी को इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड और बेस्ट सिक्योरिटी के रूप में पहचानी जाती है और इनके गार्ड्स की टोटल 7 किस्में हैं: नॉर्मल गार्ड्स, ब्रोंज गार्ड्स, सिल्वर गार्ड्स, गोल्डन गार्ड्स, प्लेटिनम गार्ड्स, डायमंड गार्ड्स और आखिर में है द ब्लैक बीस्ट गार्ड्स, जो ऑलराउंड टॉप क्वालिटी गार्ड्स हैं। और इनकी फीस भी काफ़ी हाई होती है और नॉर्मल कंपनीज के सीईओ सिर्फ नॉर्मल और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉन्ज लेवल गार्ड्स ही अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि हाई लेवल के बीस्ट गार्ड्स को बुक करने के लिए वही एलिजिबल होने के लिए इस कंपनी के कुछ शेयर्स और प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल कंपनीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद लगभग सभी रिपोर्टर्स वहां से चले ही गए थे और आखिरी में वह रिपोर्टर भी वहां से अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि बाहर अपना आखिरी कदम लेने से पहले उसे पीछे एयरपोर्ट की एग्जिट से किसी के बाहर आने की हलचल महसूस हुई और जैसे ही उसने अपनी उत्सुकताई नज़र पीछे मुड़कर देखा तो एग्जिट से 2 ब्लैक सूट पहने गार्ड्स बाहर आए, पर इस बार इनके सूट के वुल्फ लोगो कुछ अलग थे, क्योंकि इस बार ये गोल्डन रंग के थे, जिन्हें देखकर उस रिपोर्टर की आंखें बड़ी हो गई। पर इस बार इसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी भी थी, क्योंकि यहाँ आकर अभी तक उसे एक भी ऐसी दूसरों से अलग न्यूज़ नहीं मिली थी जिससे उसके न्यूज़ चैनल की तरफ बढ़ सके। पर ये एक बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि इससे ये साबित होता था कि दत्ता कॉर्पोरेशन ने बीस्ट गार्ड्स में और इन्वेस्ट किया है, जो दूसरों ने कैप्चर नहीं की थी, क्योंकि सब पहले ही बाहर जा चुके थे। और इससे चैनल को काफ़ी फ़ायदा है और ये भी हो सकता है कि उसे इस महीने बोनस भी मिल जाए, जिससे वो अपना सीना चौड़ा करके अपनी बीवी को मायके लेने जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि लेने तो वो बिना बोनस के भी जा सकता है, पर असल बात यह है कि वो अपनी सास से बहुत ही चिढ़ा हुआ था, क्योंकि पहले जब भी उसकी बीवी नाराज होकर अपने मायके जाती थी और वह उसे वहां मना कर वापस लेने जाता था, तो उसकी सास उसे इतने प्यार और अपने वही मीठे वचनों से स्वागत करती थी कि उसे ऐसी फीलिंग आती थी कि दुनिया का सबसे बेहुदा, सबसे घटिया और सबसे बड़ा बीवी अत्याचारी वही है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि गोल्डन गार्ड्स अंदर से किसी को झुककर अपने हाथ से किसी को बड़ी रिस्पेक्ट से बाहर आने का इशारा करते हैं, और उनका इशारा मिलते ही एग्जिट गेट दोबारा खुलता है और उसमें से कोई अपना पहला कदम बाहर रखता है और उस पैर में लेडीज एयर ब्रांड का शूज है, जो कि काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। पर जैसे ही वो रिपोर्टर उस कदम के मालिक को देखने ही वाला था कि सिल्वर गार्ड्स ने उसे उस एरिया से बाहर निकाल दिया। चैप्टर 19 आरंभ नए अध्याय का अपडेटेड माय सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 19 आरंभ नए अध्याय का अपडेटेड। जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो असल में रजनी जी एक नई नॉवल अपने फेवरेट ऐप पॉकेट नॉवल पर कार में बैठे बैठे ही रूही के सो जाने के बाद पढ़ रही थी। अगर आपको भी वो नॉवल पढ़नी है तो पिछले पार्ट और इस पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो असल में रजनी जी एक नई नॉवल अपने फेवरेट ऐप पॉकेट नॉवल पर कार में बैठे बैठे ही रूही के सो जाने के बाद पढ़ रही थी। अगर आपको भी वो नॉवल पढ़नी है तो पिछले पार्ट और इस पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बेबी और उसके परिवार के निकलते ही विक्रम को उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसको पढ़कर विक्रम अफसोस करते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हुए ही बोलता है, अरे यार, मैं इतनी ज़रूरी चीज़ कैसे भूल गया। मैंने बेबी को ये तो बताया ही नहीं कि मेरी फैमिली ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे रंगावरम जा रही है, जो इस गांव से काफ़ी दूर है। ये सोचकर विक्रम काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसे उन्हें कॉल करने का प्लान दिमाग में आता है और तभी वो उन्हें ये बताने के लिए कॉल करता है, पर तभी उसे फ़ोन से एक आवाज़ आती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके दोस्त के भाई का फ़ोन जो उसके पास था उसका रिचार्ज अभी कुछ मिनटों पहले ही खत्म हो गया था, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में फ़ोन फेंकने जा ही रहा होता है और फ़ोन लगभग उसके हाथ से छूट ही गया था कि उसे एहसास होता है कि इस फ़ोन का मालिक कोई और है। अभी वो ये एहसास कर ही रहा होता है कि फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए बड़ी मुश्किल से उछालता उछालता हुआ पकड़ता है और फ़ोन की जान को बचाने के बाद वो चैन की सांस लेता है, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में फ़ोन फेंकने जा ही रहा होता है और फ़ोन लगभग उसके हाथ से छूट ही गया था कि उसे एहसास होता है कि इस फ़ोन का मालिक कोई और है। अभी वो ये एहसास कर ही रहा होता है कि फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए बड़ी मुश्किल से उछालता उछालता हुआ पकड़ता है और फ़ोन की जान को बचाने के बाद वो चैन की सांस लेता है। फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से बोलता है, तो क्या हुआ अगर बेबी मेरे तक नहीं पहुंच सकती, मैं तो जा ही सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रूही, जो रजनी जी की बाहों में थकावट के कारण सो रही थी, वो उठ जाती है। उसको उठते देख रजनी जी, जो कहानी पढ़ रही होती हैं, वो उसको बंद कर देती है और रूही से प्यार से पूछती है, बेबी आप उठ गए? उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा के सवाल को सुनकर रूही रजनी जी की गोद में बैठे हुए ही बड़े ही क्यूट अंदाज में अंगड़ाई लेती है और कहती है, हाँ मम्मा मैं उठ गई।
रूही के जवाब को सुनकर रजनी जी अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर कुछ सोचते हुए वो रूही से सवाल करती है, रूही बेटा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अपनी माँ के सवाल को सुनकर रूही उनकी चेहरे की तरफ एक कंफ्यूज लुक के साथ देखती है और कहती है, हाँ मम्मा पूछिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? रूही की हाँ को सुनकर रजनी जी अपना सर हाँ में हिलाती है और रूही को थोड़ा छेड़ते हुए धीरे से उससे पूछती है, रूही बेटा, आपको वो लिटिल सेवियर कैसा लगा? मतलब हैंडसम लगा कि नहीं? पसंद आया कि नहीं? उसने आपका अच्छी तरह ख्याल रखा कि नहीं? आपको प्रिंसेस जैसे ट्रीट किया कि नहीं? और ऐसे ही बहुत से सवाल पूछे रूही से, जिससे रूही का चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो गया और विक्रम के बारे में सोचने लगी। वहीं रूही को ऐसे देख रजनी जो कहानी को पढ़ने से पहले तक बोर हो रही थी, उन्हें मजा आने लगा था। असल में उन्हें अपनी इस क्यूट बच्ची को छेड़ने में काफी मजा आता था। अभी वो ऐसे ही रूही को विक्रम के बारे में पूछ कर छेड़ ही रही होती है कि उनके दिमाग में एक बात खटकती है, जो वो रूही से पूछे बिना अपने आप को रोक नहीं पाती और पूछ ही लेती है, वैसे रूही बेटा, मैं आपसे तो ये पूछना ही भूल गई कि हमारे लिटिल सेवियर का असल नाम क्या है? मैं तो उससे पूछना ही भूल गई। रजनी जी का सवाल जब रूही सुनती है तो उसके चेहरे का लालपन एकदम से ही दूर हो जाता है और वो कुछ सोचते हुए ही बोलती है, उसका नाम, ये तो मुझे भी नहीं पता। उसको तो शायद मेरा नाम भी नहीं पता। मैं उसको गंदा लड़का कहकर बुला रही थी और वो मुझे बेबी। अरे, उसने तो मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? और इतना बोलकर रूही अपने मन में अपने किए गए प्रॉमिस के बारे में सोचती है, अरे अब मैं उसको बाद में अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कैसे ढूंढूंगी? अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर और सोचकर रूही की शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो जाती है। रूही के जवाब को सुनकर रजनी जी भी ये समझ जाती है कि रूही को उस लड़के का नाम नहीं पता, जिसका एहसास होते ही अब वो रोने वाली है। और ये समझने के बाद वो अपना सर ना में हिलाती है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए रूही को अपने गले से लगाती है और उसे शांत करती हुई बोलती है, अरे बच्चा, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ अगर तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? तुम उसको फिर भी फ्यूचर में आसानी से ढूंढ सकती हो। तुम्हें तो पता है ही ना कि वो रहता कहाँ है। और फिर माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए वो रूही से बोलती है, वैसे भी मैंने सुना है कि हैंडसम और समझदार लड़कों को ढूंढना वैसे भी आसान होता है, क्योंकि वो सबसे अलग ही चमकते हैं। रजनी जी की पूरी बात को सुनने के बाद रूही अपना सर हम में लाल चेहरे के साथ हिलाती है और वहीं रजनी जी की यह आखिरी वाली बात को अर्जुन जी भी आगे बैठे हुए सुन लेते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं, जिसे सुनकर रजनी जी भी झेम जाती हैं। वहीं रूही भी रजनी जी की बातों को सुनकर शांत हो जाती है और अपने मन में अपने आप से बोलती है, तो क्या हुआ अगर मुझे अपने प्रिंस चार्मिंग का नाम नहीं पता? मैं उसको ढूंढ नहीं सकती, पर वो तो पहुंच सकता है ना मेरे तक। मैं करूंगी इंतजार, और अगर तब भी वो मेरे तक नहीं आता है तो कान पकड़ के मैं उसे अपने पास लेकर आऊंगी। आखिरी बात को सोचते हुए रूही हंस पड़ती है। तो रीडर्स, ये था हमारे हीरो हीरोइन का बचपन, उनकी पहली मुलाकात, उनकी आदतें और इनका एक दूसरे से एक वादा। हमने अभी तक इन सब बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या ये दोनों अपने वादे को पूरा कर पाएंगे, और करेंगे तो करेंगे कैसे, ये जानने की पड़िए कहानी का दूसरा अध्याय आरंभ। 12 साल बाद। आज रूही और विक्रम के प्रॉमिस के पूरे 12 साल बाद सुबह के वक्त सिटीएम एयरपोर्ट को रिपोर्टर्स ने पूरी तरह से घेरा हुआ था, क्योंकि आज जीवन कंपनी के मालिक अर्जुन अरोड़ा की एकलौती बेटी रूही अरोड़ा काफी सालों बाद अमेरिका से अपनी बिजनेस स्टडीज पूरी करके इंडिया वापस आ रही है। अभी सभी रिपोर्टर्स एयरपोर्ट को घेरे फ्लाइट का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी एयरपोर्ट के रनवे पर ब्रिंग 007 फ्लाइट अमेरिका से इंडिया लैंड होती है। फ्लाइट के लैंड होते ही लगभग सभी पैसेंजर्स के उतर जाने के बाद फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में से एक लगभग 22 से 24 साल की लड़की उतरती है, जिसने एक लॉन्ग कोट और ब्लैक बिजनेस सूट पहने और अपने फेस को चश्मे और मास्क से पूरी तरह कवर किया हुआ था। वहीं एयरपोर्ट के बाहर वाले एरिया में सभी रिपोर्टर्स फ्लाइट के लैंड होते ही रूही अरोड़ा के बाहर आने का बेसब्री से वेट करने लगते हैं। अभी वो लोग वेट कर ही रहे होते हैं कि उन्हें फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स बाहर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, जिन्हें वो रूही अरोड़ा के लिए बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। वहीं उन्हीं रिपोर्टर्स के बीच में एक लगभग 20 साल का लड़का, जो वहां अपने कंपनी के सीनियर रिपोर्टर को असिस्ट करने आया हुआ था, वो यहां आकर वेट कर के काफी बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम पास के लिए उसी फ्लाइट से निकल रहे इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को देखने लगता है कि तभी उन्हीं इकोनॉमी पैसेंजर्स के बीच उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो लगभग 22 साल की थी। उसने इस वक्त एक रेड चेक शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स, पैरों में ब्लैक हैवी शूज पहन रखे थे। उसके लंबे काले बाल उसने पीछे रबर से ऊंचे करके बांधे थे। उसका चेहरा दूध सा साफ और गोरा था, आंखें काफी गहरी, जिनकी गहराइयों में किसी से मिलने की आशा को साफ साफ देखा जा सकता था। नाक बिल्कुल क्यूट सी, होंठ बिल्कुल गुलाबी और रस भरी, और पता है कमाल की बात क्या थी, उसके चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं था। एकदम नेचुरल ब्यूटी।
उसके चेहरे से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो लड़की इस वक्त अपने साथ चल रही एक अधेड़ उम्र की औरत से बात कर रही थी, और उस लड़की को देखते ही उसकी आंखें उस लड़की पर ठहर सी जाती है। वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती में कहीं खो सा जाता है। अभी वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती में खोया ही होता है कि वो लड़की अपने साथ चल रही आंटी की किसी बात पर मुस्कुरा उठती है, और उसकी इस मुस्कुराहट को देख उस रिपोर्टर के दिल ने तो कुछ धड़कने तक मिस कर दी, और वो लड़का अपने हाथ को दिल पर रख लेता है और लड़की को देखते हुए ही एक गहरी सांस छोड़ता है कि तभी उसके सर पर कोई पीछे से चपत लगाता है, जिससे वो लड़का होश में आते हुए पीछे घूम कर देखता है, जहां उसे उसके सीनियर दिखाई देते हैं, जो कुछ आगे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि कह रहे हो कि ध्यान आगे रखो वरना तुम अभी भी कुछ जरूरी मिस कर सकते हो। 20 चालाक रूही, माय सेवेज ड्राइवर। चैप्टर 20 चालाक रूही। अपने सीनियर की बात को समझने के बाद वो रिपोर्टर उस लड़की से ना चाहते हुए भी अपना ध्यान हटा लेता है और सामने की तरफ देखने लगता है। कुछ देर और वेट करने के बाद लगभग सभी पैसेंजर्स के वहां से निकल जाने के बाद वो बिजनेस सूट पहने टॉल और गुड फिगर वाली लड़की अपने एक हाथ में सूटकेस को लेते हुए और अपना सारा ध्यान दूसरे हाथ के मोबाइल पर देते हुए वो लड़की मास्क पहने हुए ही एयरपोर्ट के फर्स्ट एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में कदम रखती है, जहां सभी रिपोर्टर्स उसे देखकर उसकी तरफ उसकी फोटोज खींचते हुए बढ़ जाते हैं। वहीं अपने सामने इतने लोगों को आते हुए देख और अपनी फोटो को खींचते हुए महसूस करके वो लड़की अपना ध्यान फोन से हटाती है और सामने की तरफ देखती है। उस लड़की के पास पहुंचते ही सभी रिपोर्टर्स उस लड़की को घेर कर उससे सवाल पूछने लगते हैं। मिस रूही अरोड़ा जी, आप इस वक्त इंडिया क्यों आई हैं? कोई खास वजह इसके पीछे की? और क्या ये हो सकता है कि आप यहाँ सीईओ की पोस्ट लेने आई हैं? और यही सारे सवाल सभी रिपोर्टर्स उस लड़की से पूछने लगते हैं। उन सभी के ऐसे लगातार सवाल पूछने से वो लड़की उनसे बोलती है, एक्सक्यूज मी, हेलो, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं रूही नहीं हूँ, मैं उनकी असिस्टेंट आदिति शर्मा हूँ। रूही अरोड़ा मतलब मैडम तो अभी अभी ही रेड चेक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने ही बाहर निकली थी, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? ओहो, सो सॉरी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मुझे आपसे हमदर्दी है। बेचारे आप लोग सुबह से यहाँ खड़ के मैडम का वेट कर रहे थे ताकि वो आए और आप लोग उनसे सवाल पूछकर अपनी चैनल की तरफ बढ़ाए और उनकी किसी भी गलत जवाब को एक स्कैंडल और गॉसिप की तरह पेश करके उस तरफ को और भी दिन तक मेंटेन कर पाए। बेचारे बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं आपके लिए उनको बोलूंगी कि जब भी वो किसी ऐसे रिपोर्टर को देखे जो कि चैनल की तरफ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो, उसको इंटरव्यू जरूर दे। और आखिरी बात को बोलते हुए आदिति अपना सर ऐसे हिलाती है जैसे कि उसने अभी कितने बड़े सामाजिक कार्य को करने का ठान लिया हो। वहीं वो रिपोर्टर्स आदिति की शुरू की बात को सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जैसे कह रहे हो, चलो अच्छा है, इस दुनिया में अभी भी कई लोग हैं जो हम जैसे रिपोर्टर्स की तकलीफ को समझते हैं, वरना तो कई लोग हम पर ही उल्टा बधक जाते हैं। अभी वो रिपोर्टर्स एक सेटिस्फाइड स्माइल कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको आदिति की आगे की बात सुनाई देती है, जिसमें वो रिपोर्टरों के सारे काले चिट्ठे खोल रही थी, जिसे सुन उनके चेहरे की वो स्माइल गायब सी हो जाती है और वो जैसे जैसे आगे की बात को सुनते जाते हैं, उन सभी का मुंह भी वैसे ही बेकार होता जाता है। हद तो रिपोर्टर्स के लिए तब हो जाती है जब आदिति अपनी आखिरी बात में रिपोर्टर्स की बेइज्जती खुद ही करने के बाद उनसे हमदर्दी भी जताती है और उसको सुनकर सभी रिपोर्टर्स भी स्माइल करते हुए अपने सर हिलाते हैं। पर बात तो कमाल की ये थी कि सभी के आंखों में शर्म भरे आंसू थे, जिन्हें वो आंखों के अंदर ले नहीं सकते थे और बाहर चेहरे पे गिरा के दिखा नहीं सकते थे। बेचारों का दिल तो चुल्लू भर पानी में डूबने को कर रहा था। वहीं अभी आदिति अपना सर अपने इस नेक काम के लिए सेटिस्फैक्शन से हिला ही रही होती है कि तभी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उन्हीं सभी रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर आगे बढ़ते हुए आदिति से सवाल पूछता है, आदिति जी, क्या आप हमें रूही जी के बारे में कुछ? अभी उस रिपोर्टर ने इतना ही कहा था कि आदिति उसके मुंह के सामने हाथ करते हुए और ना में उंगली को हिलाते हुए बोलती है, ना बिल्कुल ही ना, आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो रूही मैडम जी से आप अगली बार खुद ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आप जैसे होनहार और काबिल रिपोर्टर्स को कुछ गलत नहीं बताना चाहती। और अब आप सब साइड हो जाइए, मुझे अब यहाँ से जाना है। वहीं अभी आदिति अपना सर अपने इस नेक काम के लिए सेटिस्फैक्शन से हिला ही रही होती है कि तभी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उन्हीं सभी रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर आगे बढ़ते हुए आदिति से सवाल पूछता है, आदिति जी, क्या आप हमें रूही जी के बारे में कुछ? अभी उस रिपोर्टर ने इतना ही कहा था कि आदिति उसके मुंह के सामने हाथ करते हुए और ना में उंगली को हिलाते हुए बोलती है, ना बिल्कुल ही ना, आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो रूही मैडम जी से आप अगली बार खुद ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आप जैसे होनहार और काबिल रिपोर्टर्स को कुछ गलत नहीं बताना चाहती। और अब आप सब साइड हो जाइए, मुझे अब यहाँ से जाना है। वहीं अपने में से किसी रिपोर्टर को आगे बढ़कर इतनी बेइज्जती के बाद भी सवाल करते हुए देख पहले बाकी के सभी रिपोर्टर्स उस रिपोर्टर की हिम्मत की तारीफ अपने मन में करते हैं,
पर जब वो देखते हैं कि वो भी उस लड़की की बेइज्जती से अब चुप होकर साइड हट गया है तो बाकी सभी उस रिपोर्टर पर मन ही मन थूकते हैं। और वहीं एक रिपोर्टर जिसने आदिति की बात को सुना था और उस रेड चेक शर्ट वाली लड़की को देखा था, और जब उसे पता लगता है कि वही रूही अरोड़ा थी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसने अकेले ने रूही अरोड़ा को देख लिया है। और जब वो इस बात से खुश हो ही रहा होता है तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी स्माइल आ जाती है और उसकी इस स्माइल को उसका सीनियर भी देख लेता है और उसे लगता है कि उसका जूनियर उसका मजाक उड़ा रहा है। और ये एहसास होते ही वो उस जूनियर के सर के पीछे चप लगाता है और उससे बोलता है, बहुत दांत निकल रहे हैं ना तुम्हारे, अब मैं तुम्हें जम्मू कश्मीर के जवानों के लाइफस्टाइल को कवर करने के लिए भेजूंगा जिससे तुम में भी कुछ डिसिप्लिन आ जाए। वहीं अपने सीनियर की इस बात को सुन उस रिपोर्टर के चेहरे की वो मुस्कान बिल्कुल ही गायब हो जाती है और अब उसके चेहरे का रंग ही उतर गया होता है। फिर आदिति वो सूटकेस लेकर उन रिपोर्टर्स के बीच में से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है, जहां उसे कुछ दूरी पर ही एक BMW कार दिखाई देती है, जिसके नंबर को देख आदिति उसकी तरफ बढ़ जाती है और उस कार के पीछे पहुंचते ही वो उस कार की पीछे की डिक्की को खोलकर उसमें सूटकेस रख देती है और पीछे के दरवाजे को खोलकर उसमें बैठ जाती है। आदिति के अंदर बैठते ही उस लड़की को एक आवाज सुनाई देती है, हेलो रूही मैडम, आप कैसी हैं? उस आवाज को सुनकर आदिति दूसरी तरफ घूमती है तो उसे वही रेड चेक शर्ट पहने हुई लड़की दिखाई देती है, जिसे देख और उसकी बात को सुन आदिति की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपने सामने वाली लड़की को अपने हाथों को बांधकर देखते हुए कहती है, रूही ये बहुत बात है, तू हर बार मुझे ही इन मीडिया के चक्कर में फंसाकर खुद शांति से निकल जाती है, ये गलत बात है। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, जाओ मैं तुमसे अब बात नहीं करती। ये बोलकर आदिति अपने मुंह को फुलाकर दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं आदिति को ऐसे मुंह फुलाता हुआ देख रूही उसके चेहरे से हंसते हुए ही चश्मे और मास्क को निकाल देती है और साइड रखकर आदिति के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी असिस्टेंट, क्या मुझसे नाराज हो गई? ओहो, मैं तो उसको अपने साथ अपने नए घर में साथ रहने के लिए पूछने वाली थी, पर अब तो वो मुझसे नाराज है ना, क्या कर सकते हैं। और आखिरी शब्दों को बोलते हुए रूही सैड होने की एक्टिंग करने लगती है। रूही की बात को सुनकर आदिति अपने दुख को तुरंत भूलकर रूही की तरफ घूमकर खुशी से उसके हाथों को पकड़ के चहकते हुए बोलती है, क्या सच में मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं तो तुम्हें कब से इस बारे में पूछना चाह रही थी। मैं रेडी हूँ, थैंक यू, तुम वर्ल्ड की बेस्ट बॉस और फ्रेंड हो। आदिति की खुशी को देख रूही भी खुश हो जाती है और वो आगे बोलती है, अच्छा अब ठीक है, अब मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा। अभी रूही ने इतना बोला ही था कि आगे से कार का दरवाजा खुलता है और लगभग 45 साल का आदमी ड्राइवर सूट में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उस ड्राइवर को बैठते देख रूही उनसे बोलती है, काका चलो अब हमें घर ले चलो, जल्दी से, मुझसे अब मम्मा पापा से मिले बिना और नहीं रहा जा सकता। रूही की आवाज को सुन वो ड्राइवर स्माइल करता है और गाड़ी को एयरपोर्ट से बाहर निकालकर हाईवे पर चलाने लगता है।